उसको, जिसको शुद्ध हिंदी में कहूं कि अगर मुसलमान कौम आत्मसात कर ले तो आप निश्चित मानिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी माइनॉरिटी को, वो सिर्फ मुसलमान नहीं, वो चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी पारसी हो, किसी माइनॉरिटी की बात को अनदेखा करने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। बहरहाल सफर को बढ़ाते हैं आगे, और आगे भी आप निश्चिंत रहिए, ये मेरा वादा है आज का कॉन्क्लेव शुरू करने के वक्त से, और इस वादे को मुंसिफ टीवी आज पूरी शाम निभाएगा। आपको वो आवाजें सुनाएगा, वो लफ्ज दिखाएगा, वो उस हकीकत से रूबरू कराएगा जो कि आज के तारीख में हिंदुस्तान के मुसलमानों की, अकलियत की, माइनॉरिटीज की सच्ची मांग है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि अगर भारत में लगभग 16% मुस्लिम्स हैं तो राजस्थान में उससे थोड़ा कम 12-12.25% के करीबन मुसलमान हैं। लेकिन ये जो पॉपुलेशन है सामाजिक रूप से मौजूद, जो कि अपना आर्थिक कंट्रीब्यूशन भी देती है, वो चाहे वो छोटा मोटा व्यापार करते हों, कोई छोटी मोटी मजदूरी करते हों, लेकिन जब भी कोई शख्स, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का, जात का हो, एक माचिस भी खरीदता है तो वो अपने हिस्से का टैक्स अदा करता है। केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने साबुन पर, माचिस पर, पेंसिल पर, कागज पर, नमक पर, आटे पर, तेल पर, जिस किसी भी चीज पर 1 पैसे का भी टैक्स अगर लगाया हुआ है तो फिर आपका इनकम टैक्स देना जरूरी नहीं है। आप वो माचिस, वो तेल, वो साबुन, वो बेसन, वो आटा कुछ भी खरीदते हैं, आप इस देश की सरकार को अपने हिस्से का टैक्स देते हैं। इसलिए जब आप कुछ मांगते हैं तो आप उसे खैरात मत मानिए, अपना हक मानिए। और मुंसिफ टीवी आज उन्हीं हुकूक की आवाज उठाने के लिए ये मंच सबके सामने लेकर आया है। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेशन की तरफ, और दूसरे सेशन में एक बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व आपके सामने आने वाला है। वो व्यक्तित्व जो कि ऊंची जबान में तो बात नहीं करते, लेकिन बात बड़ी ऊंची करते हैं। वो तेज नहीं बोलते, लेकिन मयार उनकी बातों का बड़ा ऊंचा रहता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जनाब राजीव अरोड़ा साहब की, जो कि राजस्थान में राजसिको के चेयरमैन हैं, और अपने मृदुभाषी व्यवहार की वजह से, अपने सौम्य व्यवहार की वजह से, अपने लोगों से भाईचारे की वजह से बहुत अच्छे से जाने जाते हैं जयपुर शहर के, राजस्थान के इदारे में। मैं आमंत्रित करूंगा राजीव अरोड़ा साहब, आप स्टेज पर पधारें। इसी के साथ मैं सीईओ और मैनेजिंग एडिटर नासिर हबीब साहब को आमंत्रित करूंगा। हबीब नासिर साहब, आप आएं और राजीव अरोड़ा साहब का बुके देकर वेलकम करें। और अब वक्त आ गया है कि मैं आवाज दूं और बुलाऊं, मंच संभालने की जिम्मेदारी दूं सीनियर एडिटर नेशनल ब्यूरो खुर्शीद रब्बानी को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। राजीव अरोड़ा साहब न सिर्फ एक पार्टी के सिपाही हैं बल्कि सद्भावना के भी सिपाही हैं, और पिछले 20-22 साल पहले हमने देखा था, उससे पहले नहीं, क्योंकि मैं तभी यहाँ पर जयपुर में आया था, सुनील दत्त साहब के साथ सद्भावना के सिपाही बनकर जो है पूरी मतलब आप जो है वो कौम को, पूरी कम्युनिटी को, मतलब हिंदुस्तान की जनता को आप बता रहे थे सद्भावना के साथ कैसे रहा जाए। और मुझे लगता है कि आज के वक्त में उस सिपाही की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छा याद भी रखा बहुत। मैं भावुक हो जाता हूँ कि दत्त साहब के संग मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, और जिस तरीके के वो व्यक्ति थे और जो उनकी सोच थी, वो हमेशा कहा करते थे कि हम क्या बनाने निकले थे क्या बना बैठे, हमसे जात अच्छी है परिंदों की, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो उनका जो सोचने का हमेशा तरीका था वो ये था कि जहाँ परिंदे को छाया मिले, जहाँ सुकून मिले, आराम मिले, वो जाके बैठता है, देखता नहीं है कि किस धर्म जाति से हम आते हैं। और उनकी ये बात ही मुझे पसंद आई, उनके संग लंबे समय तक काम करने का मौका मिला। और बड़ी खुशी की बात है कि हम जयपुर में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, जिसकी गंगा जमनी संस्कृति है। और मैं जिस
व्यापार में हूँ, मैं जवाहरात का व्यापार करता हूँ, तो उसमें हिंदू मुसलमान मिलके काम करते हैं। अगर दोनों में से एक भी अंग कमज़ोर पड़ जाए तो शायद वो व्यापार आगे चल नहीं पाए, इतना दुनिया में उसकी शोहरत नहीं हो सके। तो ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि जो खूबसूरती हमारे इस देश में है, कभी हम सेवैयाँ खाने जाते हैं, कभी मिठाई खिलाने बुलाते हैं, तो ये जो जो प्यार है, मोहब्बत है, इस पे किसी की नज़र ना लगे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वोटों के लिए और राजनीतिक रूप से ताकत पाने के लिए लोग बाग जो कोशिश करते रहते हैं, उससे माहौल कभी कभी बिगड़ जाता है। मेरे ख्याल से इससे ऊपर उठना चाहिए। हम 75 वर्ष बना रहे हैं, देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, उसके बाद भी हम आज इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, इस जयपुर के क्लार्क्स आमिर में बैठ के। मैं मुंसिफ टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खुर्शीद रब्बानी आपको भी, क्योंकि आपका भी, मैंने कोई भी त्यौहार या नेशनल डे हो, आपका मैसेज मुझे नहीं आया हो पिछले 20 साल, मुझे याद नहीं, और मेरा भी आपको मिलता है हमेशा। लेकिन आज हमको बात करने की ज़रूरत पड़ रही है, जब दुनिया चांद पे पहुंच रही है, हम आपस के ही मसले सुलझा रहे हैं, एक दूसरे के बीच में विश्वास की कमी होती जा रही है। ये बड़ी चिंता का विषय है, और मेरे ख्याल से जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी समझदार लोग हैं, उनको इस बात को मानना चाहिए कि इस देश की तरक्की तभी हो सकती है जब आपस के अंदर एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। मैं सद्भावना का सिपाही हूँ, तो मेरा हमेशा सोचना है कि जहाँ भी मानवता को तकलीफ हो, सबसे पहला हाथ सद्भावना के सिपाही को उठना चाहिए। उसी सोच के संग चलते हैं। क्या माना जाए, वो जो एक आइडिया था सद्भावना के सिपाही का, सुनील दत्त साहब ने उसकी जिम्मेदारी संभाली थी और आप सिपाही बन करके उनके साथ जो है वो हिंदुस्तान का दौरा कर रहे थे, राजस्थान में भी वो यात्रा निकली। क्या उसी आइडिया के ऊपर अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं? क्या तकरीबन वैसा ही कुछ है, और इसकी जरूरत आपको लगता है क्यों आन पड़ी? शुरू से हमको मालूम है कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है, उसने हमेशा पूरे देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया है, आतंकवाद के खिलाफ बात करी है, सांप्रदायिक जो ताकत है उनके खिलाफ हमेशा बोला है। और जब सुनील दत्त जी ने सद्भावना का सिपाही संगठन बनाया जी। और मुझे राजस्थान की जिम्मेदारी दी, उस वक्त भी देश जल रहा था, पंजाब के अंदर भी स्थितियाँ खराब थी। हम लोग पंजाब भी यात्रा करने के लिए गए, पूरे प्रदेश में तो यात्रा हमने निकाली थी। वही स्थितियाँ वापस बनी पिछले कुछ समय के अंदर, जो लोगों में विश्वास की कमी आई, बेरोजगारी बढ़ी, युवा अपनी बात करने लग गए, सरकार से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जो भी नीति बनती है, जो बात होती है, उसमें कोई भी समाज का वर्ग अगर किसी भी तरह से गिरा हुआ महसूस करे, थोड़ा सा भी भय का वातावरण हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो राहुल जी जो कहते थे और जो करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली, इस देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। देश तो जुड़ा हुआ है, जोड़ कोई तोड़ रहा है तभी से जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। तो ये सोचने की बात है कि हमको उसकी गंभीरता में जाना चाहिए, उसके पीछे सोचना चाहिए कि राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क के अंदर धर्म पे, जाति पे, भाषा पे किसी भी तरीके से इसको तोड़ के एक वोट बैंक की तरह इसको काम में लिया जा रहा है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। तो राहुल जी के संग पूरी देश के आवाम लगी, युवा महिलाएं साथ के अंदर लगी, तो एक संदेश किया, और निश्चित रूप से उसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ पे भी राजनीतिक बदलाव आ रहा है, जो बदलाव के बयार है, उसके पीछे राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का एक अदृश्य रूप से उसकी ताकत छुपी हुई है। अच्छा, ये होता है कि जो सरकार का काम है, सरकार जो है वो जनता के फायदे के लिए, भलाई के लिए काम करती है, और अगर उसमें कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसका कुछ काम करने की कोशिश करती है उस पूरे समाज के लिए, उसके उत्थान के लिए कोई योजना चलाने की बात करती है, तो उसके ऊपर इल्जाम लग जाता है ध्रुवीकरण का, तुष्टीकरण का। तो इस चीज को आपको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए, और कैसे उससे निपटा जा सकता है? नहीं, अगर जो राजस्थान में आज पार्टी सत्ता में है वो कोई काम करती है तो सामने वाले बोलते हैं तुष्टीकरण है। जो केंद्र के अंदर पार्टी है वो अगर किसी दूसरे धर्म के लिए बात करती है तो लोग कहते हैं ध्रुवीकरण है।
ये बात आप कहना चाहते हो। जी और ये हो रहा है। हो क्या गया है कि जब भी चुनाव होते हैं मुद्दे तो गौण हो जाते हैं, मुद्दा विहीन चुनाव हो जाता है। चुनाव जो है वो क्षणिक भावुकता के ऊपर कैसे वोटिंग हो सके उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है चुनाव। तो 5 साल तक कोई भी पार्टी विकास का काम करती है, कोई भी नेता लोगों की हमदर्दी के लिए काम करता है, संवेदनशीलता के साथ काम करता है, लेकिन चुनाव पास में आते हैं उस वक्त क्या माहौल होगा। मुझे इंसिडेंट याद है जी जब मैं 2008 में चुनाव लड़ा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से, और मेरे चुनाव के 4-5 दिन पहले बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हुआ, किस तरीके के मैसेजेस सब जगह चल रहे थे। और ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये हिंदू बाहुल्य है, जहाँ पे हम कहते हैं 12% अगर मुस्लिम आबादी है पूरे प्रदेश में तो इसमें 2% है। तो जो भी व्यक्ति ऐसी किसी पार्टी से जो कि सेकुलर हो उससे चुनाव लड़ रहा है तो उसको नुकसान उठाना पड़ा उस चीज़ का। तो ये जो इस तरीके के जो खेल होते हैं, कभी पुलवामा के कारण, कभी जो ये होती है, ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि जो वोटर जो है उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से अपने वोट का उपयोग करना चाहिए, भावुकता पे नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि वर्तमान में हमारी क्या स्थिति है, अब जो जिसको हम वोट डाल रहे हैं वो आने वाले समय के अंदर कितना हमारे साथ खड़ा होगा। वो किसी धर्म जाति का हो, अगर किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक हिंदू एमएलए है तो उसको भी उनके संग वैसे ही खड़ा होना चाहिए जैसे मुस्लिम खड़ा होता, तो होना तो ये चाहिए। और अगर कोई मुसलमान जीत के आ जाए और हिंदू बाहुल्य है उसको खड़ा होना चाहिए। मैंने ऐसे भी एमएलए देखे हैं, मेरे संग सद्भावना के सिपाही में हमारे साथी थे, सिख कम्युनिटी के थे, मध्य प्रदेश से एमएलए थे। वो बोलते हैं कि शायद पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे 40-50 परिवार होंगे तो भी एमएलए बन गए। तो अगर कोई व्यक्ति एमएलए बनता है वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, एमपी बनता है सबको रिप्रेजेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है तो देश का प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है तो देश का मुख्यमंत्री है। उस वक्त कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, परिवार के सब सदस्य हैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण, मैं ये तो कह रहा हूँ 75 वर्ष बाद भी अगर हम उसको बात करने की जरूरत पड़ रही है तो हम कैसे इस दुनिया की तीसरी या दूसरी बड़ी ताकत बनना चाहते हैं, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामरिक रूप से, जब हम आपस के अंदर यहाँ पे एकजुटता नहीं दिखा सकते, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकते। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं होता है, मेरे तो बहुत सारे मित्र हैं, कुछ तो ये सामने बैठे हुए हैं जो मुझे भाई से ज़्यादा मानते हैं और बहुत ज़्यादा आपस के अंदर प्यार है, लेकिन समय समय पर चुनाव आते ही जो दूरी पैदा करने की कोशिश करी जाती है, उसका मेरे ख्याल से विरोध होना चाहिए। अच्छा ये बताइए साहब, तुष्टीकरण की बात हो गई पर जातिवाद भी आ जाता है, और अब तो आपकी ही पार्टी ये कह रही है कि जातिगत सर्वे होना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे ही देश में, एक नया इशू लेकर के आ गए। तो मतलब क्या लगता है उन तमाम इश्यूज का असर राजस्थान की सियासत पर, चूंकि यहाँ पर भी पॉलिटिक्स होती है, कास्ट पॉलिटिक्स आज भी होती है, यहाँ पर भी होती है, मैं भी शिकार हूँ। आज अपने अखबार में पढ़ा होगा जी कि मैं इनकी तवज्जो चाहता हूँ, मेरे जो बैठे हुए साथी खानू खान बुधवाली जी, हाँ मैं पूछ रहे जाति गणना के ऊपर, तो मैं कह रहा हूँ मैं भी शिकार हूँ। आज पत्रिका में छपा था पिछले चुनाव में पंजाबी को एक भी सीट नहीं दी गई। अभी बात हो रही थी कि किसी के 3%, किसी के 5% है, हम बोलते हैं कि हम शायद 8-9% होंगे पंजाबी के नाम से, खाली अरोड़ा के नाम से नहीं, जो पंजाब से आए हुए गंगानगर हनुमानगढ़ रहने वाले 4% होंगे, एक सीट बनती है। ये बात नहीं हो रही है, बात इसलिए हो रही है कि बहुत सारे जो जाति के लोग हैं वो ये महसूस करने लगे हैं कि उनकी जितनी भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और तो जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिले। ये एक सिलसिला चला है, इसके ऊपर एक शायद अभी राष्ट्रीय बहस होनी आवश्यकता है, पूरी बहस होगी, उसके ऊपर कोई चीज़ बातचीत निकलेगी, कुछ भी सोल्यूशन हो, ये समस्या का समाधान होना चाहिए। जितना समाज को जाति धर्म के नाम पर बांटोगे वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर जब SC/ST के लिए रिजर्वेशन आया, उसकी जरूरत क्यों थी? इसलिए जरूरत थी क्योंकि मुख्य धारा में लाना है। जब कोई भी जाति या धर्म मुख्य धारा में आ जाता है तो अपने आप उसकी रिजर्वेशन की बात कम हो जाती है। कोशिश हमको ये करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस दूरी को कम करा जाए और ऐसा समाज लेके आया जाए में सामाजिक ताना बाना जो है वो प्यार मोहब्बत के आधार पे हो। तो राहुल जी भी ये बात कर रहे हैं कि मैं नफरत के बाजार में
मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, हम तो उसी पार्टी के साथी हैं। जी, ये बताइए यहाँ पे पिछले एक लंबे अरसे से जो राजस्थान की पॉलिटिक्स रही है वो 5 साल बनाम 5 साल रही है। 5 साल के बाद यहाँ की जो आवाम है वो हुकूमत को बदल देती है, दूसरे लोगों को मौका देती है। इस बार ऐसा कह रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल में जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी अशोक गहलोत साहब, वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और अपने ही नाम पर वो वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, या मतलब अपनी हुकूमत के नाम पर, अपने काम के नाम पर। आपको क्या लगता है ये परंपरा टूटेगी? चूंकि फलौदी का जो सट्टा है, सट्टा बाजार है, वो भी बहुत सारी खबरें वहां से आ रही हैं। क्या आ रही है मुझे मालूम नहीं, बताओ जरा। और जो अलग अलग टेलीविजन के या दूसरे जो सर्वे आ रहे हैं वो भी मतलब जो है वो थोड़ा खतरे की घंटी है आपकी हुकूमत के लिए। सर्वे आए थे हिमाचल प्रदेश में भी, जी, कर्नाटक में भी, वो सर्वे खारिज कर दिए जनता ने। जनता गहलोत साहब जैसे कहते माई बाप है, जो हमने काम करा है, जनता तक जो योजनाएं पहुंची हैं, जनता को जो उसका लाभ मिला है, निश्चित रूप से आज अशोक गहलोत जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि इस देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में से एक है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, किसी दूसरे का मैं अपमान नहीं करना चाहता, सब लोग अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन राजस्थान की जनता तो ये मानती है कि ये मुख्यमंत्री जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहता है, वो दोबारा उसकी सरकार रिपीट हो, हम उसके साथ जुड़ें। उसके अंदर युवाओं को भी नज़र आता है कि हमारे लिए रोजगार के रास्ते बनेंगे, क्योंकि मैं स्मॉल इंडस्ट्रीज देखता हूँ, जो हमारी उद्योग नीति है वो देश की सर्वश्रेष्ठ उद्योग नीति है। रिप्स 22 जो हम कहते हैं, जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 है, उसमें जो सुविधाएं दी गई हैं वो किसी भी दूसरे प्रदेश में नहीं दी गई। युवाओं को जो स्टार्टअप्स के लिए पहले 3 साल था, 5 साल तक कोई किस्म की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, कोई इंस्पेक्टर आपके नहीं आएगा। मैं इस पर बात करूंगा तो 2 घंटे बोल सका हूँ। तो ये सब जो कारण हैं उनकी वजह से राजस्थान एक पसंदीदा प्रदेश बना है लोगों के इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पे जो स्वास्थ्य की जो योजनाएं हैं, जो चिरंजीवी योजना है, जो 25 लाख रुपए का लोगों को बीमा मिला है, महिलाओं को जो सस्ता सिलेंडर मिल रहा है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं रोज़, और जब भी वो उसका उपयोग करते हैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं। आपको मालूम है सद्भावना की सिपाही के अलावा मैं एक ऑर्गन डोनेशन के काम से जुड़ा हुआ हूँ, और हम लोगों ने सबसे पहले हार्ट, किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट का जो काम है उसका कानून बनवाया, अंगदाता स्मारक बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि किसी व्यक्ति को अगर अंग प्रत्यारोपण कराना है, अगर आपको लिवर, किडनी, हार्ट की प्रॉब्लम है, राजस्थान में आपका ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो रहा है, किसी दूसरे राज्य में जाके कराते हैं, तो भी 25 लाख रुपए तक का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। 1 लाख रुपए का आने जाने का खर्चा बाई एयर आपका, आपके परिवार का, वो भी सरकार उठाएगी। तो इस तरीके की जो योजनाएं हैं जो आम आदमी के हित के लिए बनी हुई है, सीएम हमेशा कहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि आपको राइट टू सोशल सिक्योरिटी भी शुरू करना चाहिए, जैसे हमने राइट टू हेल्थ शुरू करा हुआ है। तो ये एक ऐसी सरकार है जो सुख दुख में आपके संग खड़ी रहती है, इसलिए हम जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार रिपीट होगी, और मुख्यमंत्री का खुद की एक जो लोकप्रियता है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। देखिए, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत साहब, उनके बारे में ये सब लोग कहते हैं, सब मानते हैं कि जो स्कीम्स हैं वो अपनी तरह की, अलग तरह की स्कीम्स हैं यहाँ पर, और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो यहीं से शुरू हुई हैं, पिछली बार भी और इस बार भी। और इस बार तो ये हुआ कि पूरा एक उन्होंने एक मतलब अभियान चलाया, खुद चले गए लोगों के बीच में, बताया उन स्कीम्स के बारे में, और फॉर्म भरवाए, और बाकायदा डिजिटल माध्यम से मोबाइल पे भी, और बहुत जी बहुत सारे इश्यूज। मगर एक बार फील गुड इंडिया शाइनिंग भी हुआ था, ठीक है साहब, बीजेपी की हुकूमत में, और 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रही थी शीला दीक्षित जी दिल्ली की, और दिल्ली को बनाने में कहा जाता है कि वो बड़ा रोल अदा किया था उन्होंने। मगर कई बार ऐसा होता है कि डेवलपमेंट के ऊपर, विकास के ऊपर जज्बात भारी पड़ जाते हैं, या नफरत की पॉलिटिक्स भारी पड़ जाती है, उससे कैसे निपटा जाएगा? मैंने तो शुरुआत में क्योंकि काम तो हुए हैं। हाँ, शुरुआती बने से करी थी कि जब वोट का समय आता है तब लोग क्षणिक भावुकता में वोट डाल देते हैं, क्योंकि एक चीज और, क्योंकि इन तमाम चीजों के बीच ओवैसी भी आ गए हैं, और एक पर्टिकुलर वोट बैंक की तरफ उन्होंने बाकायदा सीट्स भी जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं, कहां कहां वो उतार रहे हैं। वो यहाँ है, आज राजस्थान में ही है, तो वो भी बड़ा चैलेंज होगा। हाँ, बहुत सारी बी सी की टीम चल रही है, वो अपना अपना काम करेंगी। चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ाना भी एक किस्म का मैनेजमेंट हो गया है।
और चुनाव जीतने के लिए सच नहीं बोलना, ये भी बहुत बड़ी बात हो गई है। जनता को धोखे में रखना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाना, जो वादे करना उनको पूरा नहीं करना, उसके बाद कह देना कि ये तो एक जुमला था। तो ये सब बातों को क्या होता है कि हिंदुस्तान का जो वोटर है वो बहुत ज़्यादा समझदार है, मेरा मानना है। भावुकता में तो आ जाता है, लेकिन काठ की हाँडी बार बार चढ़ती नहीं है। तो मेरे ख्याल से जनता समझने लगी है कि कौन हमारे सच्चे हितैषी हैं और कौन खाली हमको दिखावे की बात करते हैं। आप कितनी राखी बंधवा लो मुस्लिम बहनों से, और जैसे अभी एक साथी बोल रहे थे, एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करो तो आपके जो असली चेहरा है वो सामने निकल के आ जाता है। तो हमको जो हमारी कथनी है, हमारी करनी है, उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। हमारी नीति और नीयत के अंदर फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर नीति नीयत कथनी करनी में फ़र्क होएगा तो बहुत समय तक जनता उसको विश्वास नहीं करती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो ये परिवर्तन की जो बदलाव की लहर चल रही है पूरे देश में, जहाँ जहाँ पे भी चुनाव हो रहे हैं, पिछले आप 2-4-5 चुनाव में बता दो कि वो पार्टी वापस चुनाव जीत रही है क्या जिनसे बड़ी लोगों को उम्मीद थी, और क्यों राज्यों के अंदर वो चुनाव जीत के नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप खाली ध्रुवीकरण के नाम के ऊपर वोट डालोगे तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। मैं तो जनता से अपील करूंगा, चुनाव पास में आ रहे हैं, आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण है। आप 5 मिनट देते हो, उस 5 साल के लिए सरकार बनती है। 5 मिनट की गलती के कारण 5 साल भुगतना है या 5 साल उसका लाभ कमाना है, ये निर्णय आपको लेना है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ये सर आपसे कि पार्टी के अंदर पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है, वैसे तो हर जगह हमेशा रहता है, हर एक पार्टी के अंदर ये मसला होता है, वो होता है गुटबाजी का। मगर यहाँ पर वो गुटबाजी जो है वो खुल करके सामने आ गई थी और फिर मैनेज किया, पूरा सब कुछ कंट्रोल किया। अभी टेलीविजन स्क्रीन पर जब देखते हैं कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स, और अखबार में कुछ खबरें, कुछ फोटोज छपते हैं, कुछ खबरें छपती हैं, तो लगता है कि सब कुछ ठीक है। क्या माना जाए आपकी नजर से, क्या सब कुछ ठीक है पार्टी के अंदर, और क्या जो गुटबाजी है उसका असर चुनावी नतीजों पर नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, सच्ची बात तो ये है, आप भी समझते हैं जी। कि मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता हूँ उसके अंदर आज की तारीख में सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो चाहे टिकट वितरण की बात हुई हो, चुनाव प्रचार की बात हुई हो, जनता के सामने खड़े होने की बात हुई हो, कोई गुटबाजी नहीं है। और जो राजस्थान में जो विपक्ष है वो कोई चुनावी चेहरा नहीं तय कर पाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोधाभास नज़र आ रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, वो खुद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बात आपस में हो रही है, जो 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 दिख रहा है लोगों को, वो नज़र आ रहा है। ये आप बात सही कह रहे हैं कि कुछ समय पहले तक लोग इस बात का आरोप लगाते थे कि राजस्थान में ऐसा लगता है कि इस गुटबाजी के कारण कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये हमने हमेशा कहा है कि हमारी जो जो दल है, हम लोग हमेशा से एक संयुक्त परिवार की तरह काम करते हैं। और जब संयुक्त परिवार होता है, हर किसी को अपनी अपनी बात कहने का मौका होता है, एक लोकतांत्रिक तरीका होता है। दूसरी तरफ जगह क्या हो रहा है, वहाँ नफरत की राजनीति हो रही है, क्योंकि आपने हमेशा से काम देश में, प्रदेश में वोट लेने के लिए नफरत फैलाने का करा है, और वो नफरत अब उस पार्टी में घुस गई है। आपकी आदत ये हो गई है कि हम कैसे लोगों को भिड़ाएं, कैसे लोगों को तोड़ें आपस के अंदर। आप देखना, मैं आपको बात सच कह रहा हूँ, जैसे जैसे चुनाव पास में आएगा, ये जो विरोधाभास नजर आएगा, 25 में से अगर आप 7 या 8 या 10 सांसदों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, इसका मतलब आपके पास कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है विधायक के लिए चुनाव लड़ाने के लिए। वो लोग वहां से उतारें, कितनी इनसिक्योरिटी की भावना उनके अंदर है। इनसिक्योरिटी की भावना नहीं होती तो आपके जो लोकल एमएलए के चुनाव लड़े हुए थे, जो पार्षद बने थे, उनमें से किसी को अपग्रेड करते। आप डिमोशन कर रहे हो लोगों का। आपने कभी सुना है क्या कि वो एसपी से इंस्पेक्टर बनता हो? ऐसा जो हो रहा है, इस बात को बताता है कि आज की तारीख में वहाँ पे भगदड़ मची हुई है। उनके बारे में उनको निश्चिंता नहीं है कि अशोक गहलोत जी से और उन योजनाओं से कैसे मुकाबला करा जाए। भयंकर गुटबाजी है, वो आपको नतीजा नजर आएगा। एक चीज और साहब, भाजपा जो है वो 2047 का नारा देती है कि भाई मतलब जो है हम 2047 में एक विकसित देश प्रदेश की बात वो करते हैं, और गहलोत साहब जो है मिशन 2030 का नारा देते हैं, और देश भर में जाकर के, अलग अलग सूबों में जाकर के उन्होंने जो है अपनी बात रखी। जो राजस्थानी, प्रवासी राजस्थानी है उनके सामने, यहाँ पर भी उन्होंने अलग अलग जगह वो बात रखी। जो वो
गहलोत साहब का जो मिशन है 2030 वो एक्चुअल में है क्या? आसान शब्दों में उसको कैसे जो है आप लोगों तक पहुंचाएंगे, क्या बताना चाहेंगे? आसान शब्दों में, क्योंकि मैं डिजाइनर हूँ बाय प्रोफेशन, जी जब भी मैं एक डिज़ाइन बनाता हूँ तो पहले उसकी ड्राइंग बनाता हूँ, और उसके बाद में जो मेरे दिमाग में कल्पना होती है वो धीरे धीरे उसमें रंग भरता हूँ, उसको डिज़ाइन को कंप्लीट करता हूँ। वही मिशन 2030 है। ये एक अशोक गहलोत जी के दिमाग में एक सपना है चित्रकार की तरह कि मेरे को 2030 का राजस्थान कैसा चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में आए थे तो उन्होंने 2022 की बात करी थी कि मैं इस देश में इतने सारे घर बनाऊंगा, बन नहीं पाए। 2023 में हम लोग बैठे हुए हैं। ये जो मिशन 2030 है, इसके अंदर एक सोच है कि 2030 का राजस्थान कैसा होना चाहिए। वो पर्यटन के क्षेत्र में कैसा हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा हो, शिक्षा के क्षेत्र में कैसा हो, उद्योग के क्षेत्र में कैसा हो, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में कैसा हो। अगर आप एक रोड मैप नहीं बनाएंगे तो आप इलेक्शन मैनिफेस्टो कैसे बनाएंगे? जब इलेक्शन मैनिफेस्टो बनेगा, इलेक्शन मैनिफेस्टो अमल में आना चाहिए। पिछली बार जब इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया गया था, मैं भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट था, हेडक्वार्टर इंचार्ज था। मेरे खुद के विभाग से जुड़ी हुई 2 चीज़ें मैंने गलवाई थी, उद्योग से जुड़ी हुई, कि हम राजस्थान जयपुर में जेम बोर्ड्स बनाएंगे। जेम बोर्ड्स हकीकत हो गया। हमने घोषणा करी थी कि राजस्थान में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाएंगे, वो हकीकत में आ गई। अगर आप एक सोचेंगे नहीं, एक सपना नहीं बनाएंगे, एक एम नहीं बनाएंगे, एक गोल नहीं बनाएंगे, उसको कैसे प्राप्त करेंगे? उसको प्राप्त करने की कोशिश हो रही है। मिशन डॉक्यूमेंट आ चुका है। वो मिशन डॉक्यूमेंट आपको हमारे मैनिफेस्टो में भी दिखेगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 2030 जो है वो एक ऐसा रियलिटी भरा हुआ चीज़ है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, हम कैसे यहाँ पे लोगों को डायलिसिस की सुविधा फ्री में देंगे, कैसे हमारे पास अस्पताल अच्छे बनेंगे। ये जो चीज़ें सोची जा रही है, हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होगा, उसके अंदर एक बड़ा अस्पताल होगा, तो ये सब बातें अचीवेबल हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं करी जा रही कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, या ऐसी कोई बातें करना जो कि झूठी बातें नहीं है, मतलब जो भी बात है वो पक्की है, सच्ची है। बिल्कुल निश्चित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त धन्यवाद। दिया। आपको बहुत बधाई इस सुंदर कॉन्क्लेव करने के लिए, शुभकामनाएं। बहुत थैंक यू सो मच। मैं आपसे ये इल्तिजा करूंगा कि आप 1 मिनट यहीं रुकें, और दूसरी इल्तिजा मेरी सीधी पहुंचे हबीब नासिर साहब के पास कि वो आए स्टेज पर और राजीव अरोड़ा जी को मुंसिफ टीवी के इस कॉन्क्लेव का एक मोमेंटो भेंट करें। खुर्शीद भाई, आप भी इसमें साथ रहें। मुंसिफ टीवी का कॉन्क्लेव 2023 म्हारो आपनो राजस्थान।